हेलो एवरीवन। देखिएगा अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो अपने लास्ट टॉपिक मेरे हिसाब से आर्हेनियस इक्वेशन तक वाला किया था, है ना। अपन ने रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब ऑर्डर फाइंड आउट करने के मेथड सारे देख लिए थे, कोलिजन थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली थी, रेट ऑफ द रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा उनको अपन ने देख लिया था, ठीक है। और अपने एक लास्ट आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव किया था, आर्हेनियस इक्वेशन के ग्राफ वगैरह सारे बात कर ली थी। आज उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं और फिर अपन आगे आज लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक की, ठीक है। चलो मैं आपको एक आर्हेनियस इक्वेशन अभी वापस लिख देंगे अपन, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आएगा तब। मैंने क्वेश्चन दिया फर्स्ट नंबर, यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस करने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो। ये प्रॉब्लम दे रखी है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 15.1 किलो जूल, सेकेंड ऑप्शन 26.9 किलो जूल, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 37.4 किलो जूल एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 42 किलो जूल। ये बात है, ठीक है। अब सुने बात को, ठीक है, बात को सुनना ढंग से। ये चीजें दे रखी है तो अपन को एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी, ठीक है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाए, log 10 बेस पे K2 by K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है बात। अब सुनने आप बात को, log 10 बेस पे K2 by K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपको का रेट डबल होती है, इसका मतलब R2 by R1 जो होगा वो डबल हो जाएगा, यही बात हुई। जब रेट डबल हो रही है, अन्य पैरामीटर अगर कांस्टेंट हो रहे हैं तो K2 by K1 भी जो होगा ना वो भी डबल हो जाएगा, क्यों कंसंट्रेशन आपने चेंज की नहीं। कंसंट्रेशन चेंज नहीं की तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K आएगा, R2 by R1 जो आएगा वो K2 by K1 आएगा। ये लो, क्योंकि K जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, रेट कांस्टेंट लिखा रखा है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ चेंज होता है, और थर्ड नंबर पैरामीटर लिखा था अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अपना काम हो गया, log 10 बेस पे 2 आ गया इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब एक बात सोच ले कि आंसर किलो जूल में चाहिए, 8.314 हो गया, 1 अपॉन T1 1 अपॉन 293 माइनस 1 अपॉन 308, यही बात हुई 35 डिग्री सेल्सियस। log 2 की वैल्यू होती है 0.3। एक्टिवेशन एनर्जी ये अप्रोक्सीमेट 20 हो गया, होता नहीं है 20, 19 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन आप इसे कंसीडर कर ले 20, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर गैप आ गया 15 डिवाइड बाई 293 इंटू 308। मैं आपको रफली कैलकुलेशन करने का आइडिया देता हूं। ऑप्शन देख ले, बहुत दूर दूर है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है 15, फिर 26, फिर 37 और फिर 42, वो भी किलो जूल में। इसका मतलब 1,000 का डिफरेंस आएगा, किलो जूल का मतलब 1000, 42,000 है, यहाँ 37,000 है, मतलब 5,000 का गैप है। तो अपन 19 को 20 मानोगे तो 5,000 का गैप तो कभी कवर वैसे भी नहीं होने वाला है ना। एक बात सुने, फिर सेकंड नंबर देखें, ये 0.3 इंटू 20 तो हो ही गया, इधर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी इंटू 15, दो इसको 7 बढ़ा दो 300, इधर 7 कम कर दो तो 300, रफली आइडिया ले ली। 293 का 308 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, ये लो हो गया। तो ये बराबर ये कितना हो जाएगा बोलो, 6 इंटू 20 इंटू ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 36 किलो जूल के आसपास। बस अपना आंसर 36 किलो जूल के आसपास होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 37.4 दे रखा है, ये अपना आंसर बोलो, ठीक है। 1000 का ही तो डिफरेंस है, ज्यादा से ज्यादा, और क्या आया बोलो, है ना। तो ये आ जाएगा 36 किलो जूल, तो अपना आंसर हो गया 37.4 वाला। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। चलो सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखें,
K1 दे रखा है मेरे को 10⁻15 e⁻⁻2000 डिवाइड बाई टी, और K2 दे रखा है 10⁻14 e⁻⁻1000 डिवाइड बाई टी। किस ताप पर K1 बराबर K2 होगा? कौन से टेम्परेचर पर जो है वो K1 बराबर K2 होने लग जाएगा? तो सुने बात को, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे बोला है K1 बराबर K2 होगा? तो एक काम करो, K1 और K2 को बराबर कर ही दो। ये आ गया 10, और इसको उधर भेज दो, e⁻1000 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। ई बेस पे ले लो तो ln10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 बाई टी। ln10 को अगर इसमें कन्वर्ट करते हो तो 2.303 log 10 बेस पे 10 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई टी। तो log 10 बेस पे 10 की वैल्यू हो गई 1, तो t बराबर 1000 अपॉन 2.303 केल्विन। इसे सॉल्व कर लेना आप, 437 या जो भी आंसर बनेगा वो अपना राइट हो जाएगा। ठीक है बात, बोलो। थर्ड नंबर प्रॉब्लम और देखें, थर्ड नंबर प्रॉब्लम और देखिए। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 75 किलो जूल से 29 किलो जूल हो जाती है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर दर पर क्या प्रभाव होगा यदि अन्य सभी नियत है? अन्य सभी नियत है मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वगैरह सारे अगर कांस्टेंट रहे, तो अपन से पूछा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 75 से 29 हो जाती है, तो दर पर क्या प्रभाव होगा? के भी तो चेंज होगा, जो के जिस टाइप से के अफेक्टेड होगा उसी टाइप से कौन अफेक्टेड होना चाहिए? जिस टाइप से के अफेक्टेड होगा उसी टाइप से रेट भी अफेक्टेड होगी फिर तो। ठीक है, तो सुने बात को, करना क्या इस वाले प्रॉब्लम में आपको ये सोचो कि 75 से 29 हुई है ना, तो अपन एक काम करते हैं कि अपने बोला कि log k जो होता है ना वो होता है log ऑफ द ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 r इंटू 1/t, ये है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जब आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी EA1 नाम देते हो और log 10 बेस पे K इज इक्वल टू log 10 बेस पे A, ये K1 हुआ, इसको K2 ले ले, EA2 अपॉन 2.303 R इंटू 1/T आएगा। K2 माइनस K1 करे तो log 10 बेस पे K2 बाई K1 बन जाएगा। इसमें से इस इक्वेशन को माइनस की तो ये कैंसिल आउट, 1/T कॉमन आ गया, EA1 माइनस EA2 अपॉन 2.303 R इंटू 1/T बन जाएगा। ये बन गया, बस वैल्यू पुट कर दे। EA1 75 से 29, तो ये मेरे हिसाब से 46 किलो जूल हो गया। 46 किलो जूल को ये जूल में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 2.303 R 8.314 अपॉन कितना 1/300, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो घट गया, ये हो गया 20 और 20 इंटू 3 हो गया 60। तो log 10 बेस पे K2 बाई K1 इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाई 60। अप्रोक्सीमेट जो होगा वो लगभग 8 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? log 10 बेस पे K2 बाई K1 जो आएगा वो 8 आएगा। इसका मतलब K2 बाई K1 जो होगा वो 10 रेज़ टू द पावर 8 आएगा। तो ये रेट का, यही जो है वो रेट का भी रेशियो होगा, फिर तो रेट का रेशियो भी क्या होगा 10 रेज़ टू द पावर 8 आएगा। अप्रोक्सीमेट डेटा बोल रहा हूं मैं, तो उसका रीजन मैंने ये बोला, ये 60 आएगा नहीं फर्स्ट ऑफ थिंग, उसका रीजन ये 19 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ 57 होगा, लगभग मैंने बोला 8 होना चाहिए। ठीक है बात, चले आगे। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक की। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है
जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। चलो देखिए आगे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। चले दो पहला फैक्टर देखे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन में अभिकारक या क्रियाकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, वो चीज देखो। सबसे पहले तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करना चाहिए, अपन उसकी बात करते हैं। अभिकारक की प्रकृति नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, सुने बात को। पहला तो ये होता है कि उसकी फिजिकल अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है। अभिकारक या क्रियाकारक की भौतिक अवस्था क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठोस है, द्रव है या गैस है। जैसे गैस में रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। गैस को जलाना आसान है, फ्यूल जो है ना वो गैस के फॉर्मेट में होता है, क्यों, उसे जलाना क्या है, आसान काम है। तो पहला अभिकारक की भौतिक अवस्था पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ थिंग। अगर अभिकारक ठोस है, यदि अभिकारक ठोस है, यदि अभिकारक ठोस है, क्रियाकारक ठोस है, तो अभिक्रिया की जो दर होती है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। यही रीजन होता है कि किसी कोयले को बारीक करके जलाया जाता है, बारीक करने पर उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपके पास सॉलिड रिएक्टेंट है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा होगी। सॉलिड का सरफेस एरिया ज्यादा होने पर, सरफेस एरिया बारीक करने पर ज्यादा होता है, तो इसलिए कोयले को बारीक करके जलाया जाता है। थर्ड नंबर डिपेंड करेगा क्रियाकारकों की रासायनिक प्रकृति कैसी है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्रियाकारकों की रासायनिक प्रकृति कैसी है। क्रियाकारकों की रासायनिक प्रकृति कैसी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये रिएक्शन है NO प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, और एक है CO प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, है ना। तो इस वाली रिएक्शन में फर्स्ट सेकंड वाली इसकी रेट अगर R1 मानी जाए, इसकी रेट R2 मानी जाए, तो R2 ज्यादा होती है R1 के कंपैरेटिव में। उसका सिंपल सा रीजन है, इधर O2 और O2 रिएक्शन कर रहा है, ये चेंज हुआ। CO का जो बंद होता है, CO का बंद NO की तुलना में प्रबल बंद है। कैसा बंद है, प्रबल बंद है। CO का जो बंद होगा वो NO की तुलना में प्रबल बंद है। इस वजह से जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड होगा वो NO की तुलना में प्रबल बंद है। इसलिए सुने बात को, इसलिए जो है वो ये वाली रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी, ये वाली। और सॉरी एक मिनट रुक जाओ, CO का बंद प्रबल है तो ये टूटेगा नहीं, तो ये ऑर्डर आएगा, ठीक है।
फर्स्ट अभिक्रिया जो होगी वो ज्यादा फास्ट होगी। तो CO का बंध प्रबल है तो टूटेगा नहीं तो ये रिएक्शन इधर जाएगी नहीं, तो R1 जो होगा वो R2 से ग्रेटर देना आएगा। ये फर्स्ट है अभिकारक की प्रकृति। सेकेंड नंबर देखिए क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक की सांद्रता क्रियाकारक की सांद्रता पर कैसे डिपेंड करेगा उसकी बात कर लेते हैं अपन बोले क्रियाकारक की सांद्रता, तो जनरली अपन को मालूम है कि अभिक्रिया की जो दर होती है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एल्फा। अपन ने ओवरऑल बोला है कि ऑर्डर नेगेटिव में नहीं होगा, ओवरऑल ऑर्डर। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव में नहीं होगा तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, एक्सेप्ट अपवाद शून्य कोटि अभिक्रिया। कि शून्य कोटि अभिक्रिया में तो डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो अभिक्रिया की जो दर है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती नहीं। अब जैसे सपोज करो मेरे को ऐसा दे दिया जाए, इसके ऊपर एक सिंपल सा प्रॉब्लम ऐसा दे दिया जाए, अगर मेरे को बोले एक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर अभिक्रिया का दर नियतांक का आंकिक मान समान है, तो इनकी दर का क्रम लिखे। 3 केस दे रखे। फर्स्ट, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन 1। ये दे रखे हो। जब ये ऐसा दे रखा हो उस समय क्या करना है आपको, जब अपन को ऐसा बात कर रहा है तो अपन को तो मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी या कोई भी होगी, R इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू ए रेज़ टू द पावर एल्फा, है ना। एल्फा की वैल्यू 1 2 3 है। जब A की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा। तो तीनों केस में रेट क्या आएगी, बराबर आएगी, R1 बराबर R2 बराबर R3। जब A ग्रेटर देन 1 है तो उस समय पावर जब 1 से ज्यादा होगी, पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ज्यादा होगी, तो पावर ज्यादा होने पर वैल्यू ज्यादा। और जब A लेस देन 1 है तो पावर ज्यादा होने पर वैल्यू कम होती है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात। तो ये हो जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, थर्ड नंबर पॉइंट, तो अपन बात करते हैं प्रेशर की। दाब का क्या प्रभाव होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दाब या प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए सुने बात को। दाब जो होता है वो गैसीय अभिक्रिया को ही अफेक्ट करता है, सॉलिड रिएक्टेंट होंगे तो नहीं होगा। तो अगर कोई गैसीय अभिक्रिया हो, गैसीय अभिक्रिया में सुने बात को, गैसीय अभिक्रिया में अगर आपने दाब बढ़ाया तो आयतन कम हो गया। बोलो, दाब बढ़ाया आयतन कम हो गया, आयतन कम हुआ तो सांद्रता बढ़ी, क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ी। बोलो, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। तो गैसीय अभिक्रिया है तो दाब बढ़ाया तो आयतन कम तो सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही, चले आगे। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर।
ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर। फोर्थ नंबर फैक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। तापमान का क्या प्रभाव होगा? तापमान का क्या प्रभाव होना चाहिए? सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर, सामान्यतः बोल रहा हूं, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसका सिंपल सा रीजन है, के बढ़ेगा तो दर भी बढ़ेगी। के बराबर ए रेस टू द पावर माइनस ई बाई आर टी होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाया तो ई बाई आर टी जो होगा वो कम होगा। बोलो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ई बाई आर टी कम हो जाएगा। नेगेटिव में पावर कम होना, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू बढ़ना होता है। ये लो, एक्चुअल वैल्यू बढ़ गई। नेगेटिव में वैल्यू कम होना, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू बढ़ गई। एक्चुअल वैल्यू बढ़ गई तो के भी क्या होगा? बढ़ेगा। के बढ़ेगा तो मतलब रेट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन ने यही बोला है, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाने पर, 10 केल्विन से बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना हो जाती है। 2 से 3 गुना हो जाती है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाने पर, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना हो जाती है। ठीक है, अभी अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे 2 से 3 गुना क्यों हो जाती है। मैंने तो ये बोला तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन से बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना हो जाती है, क्योंकि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, सुनना बात को ढंग से, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या, बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या 2 से 3 गुना हो जाती है। सक्रिय अणुओं की संख्या 2 से 3 गुना होगी। सक्रिय अणुओं की संख्या अगर 2 से 3 गुना होगी तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? डबल से ट्रिपल हो जाएगी। और जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो जो दो रेट का अगर रेशियो देखते हो उसे अपन बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। उसे क्या बोलते हैं? तापमान गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तापांतर पर अभिक्रिया की दरों का अनुपात, अभिक्रिया की दरों का अनुपात 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तापांतर पर अभिक्रिया की दरों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है। तापमान गुणांक कहलाता है। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन पर तापांतर पर अभिक्रिया की दरों का जो अनुपात है उसको अपन क्या कहते हैं? तापमान गुणांक कहलाता है। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तापांतर पर अभिक्रिया की दरों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? तापमान गुणांक कहलाता है। ठीक है बात, बोलो। 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन तापांतर पर अभिक्रिया की दरों का जो अनुपात है वो तापमान गुणांक कहलाता है। इसका मतलब अल्फा जो होगा वो रेट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस या T + 10 केल्विन डिवाइड बाई RT या फिर KT + 10 डिवाइड बाई KT। एक जस्ट एग्जांपल की बात करूं, अल्फा जो है वो रेट एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई रेट 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो गया बस। ठीक है बात। अब इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यदि किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक
यदि किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक 2 है तो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस करने पर अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले सेकंड ऑर्डर बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने टेम्परेचर 30 से 80 डिग्री सेल्सियस किया है तो बोला अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी। तो सुने बात को, अपन सिंपल सा ये लॉजिकल बात करेंगे कि अगर जैसे मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है और रेट है आर, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो रेट डबल हो जाएगी 2R। 50 करोगे तो 4R हो जाएगी, 2R का डबल हो जाएगी 4R। अगर 60 डिग्री सेल्सियस करोगे तो 4R का डबल हो गया 8R। 70 डिग्री सेल्सियस करोगे तो 8R का डबल हो जाएगा 16R। और 80 डिग्री सेल्सियस करोगे तो उस समय हो जाएगा 32R। बोलो, ये रेट आ गई 32R। तो सिंपल सी बात है, अभिक्रिया की दर 32 गुना हो जाएगी। अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R2 डिवाइड बाई R1 जो होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ले लो अल्फा, डेल्टा T डिवाइड बाई 10, ये हो जाना चाहिए। अल्फा की पावर डेल्टा T डिवाइड बाई 10। अब ये R2 नई रेट अपॉन R1 इज इक्वल टू अल्फा कितना है 2 है, डेल्टा T 80 से 30 गए 50, 50 डिवाइड बाई 10 5 आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 5 होती है 32। तो R2 जो आएगा वो 32 टाइम्स R1 आएगा। बात आ गई समझ में आपको? ऐसे आपको टैकल करना है। बोलो, ये टेम्परेचर का है। हाँ, टेम्परेचर के लिए बस एक ध्यान रखें कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ही अगर नेगेटिव हो गया, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ही नेगेटिव है, यदि तापमान गुणांक ही नेगेटिव है, अल्फा खुद नेगेटिव है, तापमान गुणांक ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक रिएक्शन है उसके बारे में ध्यान रखना, NO प्लस O2 कन्वर्ट NO2, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस इसका ध्यान रहे, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट और 5th नंबर फैक्टर की बात करते हैं अपन। 5वें फैक्टर की बात करते हैं। पांचवा नंबर फैक्टर की बात करते हैं, उत्प्रेरक की, कैटलिस्ट की। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सुनना बात को ढंग से, कैटलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है, वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। कैटलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक की डेफिनेशन ये है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं लेकिन कोई भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेंज नहीं करेगा, कोई भी उष्मागतिक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। हाँ, रेट को बढ़ा भी सकता है और रेट को कम भी कर सकता है। अगर धनात्मक कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर देगा? कम। एक्चुअल में उत्प्रेरक जो होता है वो किसको चेंज करता है? सक्रियण ऊर्जा को चेंज करता है। किसको चेंज करेगा? सक्रियण ऊर्जा को चेंज करेगा। सुने बात को, अगर कैटलिस्ट है ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक है, तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो K बराबर A, K बराबर क्या होता है? A e रेज़ टू द पावर माइनस EA बाई RT होता है। बोलो, अगर EA कम हो गया, EA कम हो गया
ये अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कम हो गया तो इसका मतलब ये अपॉन आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी, पावर नेगेटिव में कम होना, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू बढ़ना, इसका मतलब के बढ़ जाएगा। यही अगर नेगेटिव कैटेलिस्ट होता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नेगेटिव कैटेलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, तो उस कंडीशन में ई रेस टू द पावर माइनस ई बाई आर टी जो होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव में बढ़ना इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू घटना, तो के भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। और यही अगर आपने नेगेटिव कैटेलिस्ट मिलाया है तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे रेट कांस्टेंट या अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं ग्राफिकल बात बोलूं तो ऐसा आ जाएगा, ये अपन अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं या एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये लो, और ये रिएक्शन का पाथ है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, ये लो, ये रिएक्टेंट आर था, ये पी था, एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो पहले इतनी थी, ये अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट मिलाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, ये लो। तो ये ब्लू कलर वाला जो होगा वो पॉजिटिव कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। अब सुने बात को, पॉजिटिव कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, और ये ब्लैक पेन से जो बना रहा हूं वो नेगेटिव कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, ये नेगेटिव कैटेलिस्ट हो गया, ये नेगेटिव कैटेलिस्ट हो गया। समझ में आ रही है बात, बोलो। ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट, नेगेटिव कैटेलिस्ट, बात क्लियर सारी, किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं, चलो ये कैटेलिस्ट का इफेक्ट हो गया। चले एक 6 नंबर, एक फैक्टर और होता है वैसे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर तो इसका कोई डिपेंड नहीं होता, प्रकाश की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसका इफेक्ट केमिकल रिएक्शन पे तो नहीं होता है। हाँ, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस, जैसे एक एग्जांपल बोल सकता हूं, या फिर ऐसी रिएक्शन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HCl बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगी, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती आएगी। ये ओनली फॉर किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होगा। बात क्लियर, बोलो। चलो, ये अपने बात होगी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की सारे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि, और उसके ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूं। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस बचे अपने, वो करके अपन टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्या होती है अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलेंगे अपन, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म में मैंने पहले भी बोला था, एक स्टेप तो 100% स्लो होगा, उसके अलावा सारे फास्ट स्टेप होते हैं, फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं ये बोलने वाला हूं, किसी भी अभिक्रिया में एक स्टेप या एक पद जो होता है वो धीमा पद होता है या फिर स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। मैंने कहा अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, प्राथमिक अभिक्रिया है, एक ही पद में कंप्लीट होती है, तो उसमें वो कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप तो होगा ही होगा, फास्ट स्टेप नहीं होगा। एक से ज्यादा पद में हो रही है तो बाकी सारे फास्ट स्टेप होंगे, बस एक ही स्टेप जो होगा वो स्लो होगा। सेकंड नंबर, अपन ने पहले भी बोला था अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर स्लो स्टेप से लिखी जाती है,
मतलब दर लॉ लिखना है वो स्लो स्टेप से लिखा जाता है, लिखी जाती है। थर्ड नंबर, दर नियम में मध्यवर्ती नहीं आएंगे, मध्यवर्ती शामिल नहीं होते, मध्यवर्ती शामिल नहीं होते। इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं आएगा, इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, A2 प्लस B2 कन्वर्ट हुआ 2AB में, इसका मैकेनिज्म गिवन है आपको, ये लो मैकेनिज्म गिवन होगा हर बार। A2 ब्रेक हुआ 2A में, ठीक है। फिर A प्लस B2 कन्वर्ट हो गया AB प्लस B में, फिर A प्लस B कन्वर्ट हो गया AB में। ये स्टेप स्लो है, बाकी सारे फास्ट है, ऐसा है। अब अपन से पूछा है कि बताओ इसका दर नियम क्या होगा, तो मैंने कहा स्लो स्टेप के लिए R इज इक्वल टू K A और B2। क्या A रिएक्टेंट है क्या या प्रोडक्ट है क्या? नहीं, ये इंटरमीडिएट है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए यहां से आप क्या करें, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन मानते हुए। के इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा जाएगा A का स्क्वायर अपॉन A2। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि A कितना होगा, तो A होगा K इक्विलिब्रियम इंटू A2 की पावर हाफ, इधर भी हाफ, तो ये ले जाके यहां पुट कर दो, K इंटू K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, यहां आ जाएगा A2 की पावर हाफ, और B2 तो एट इट इज पड़ा है, तो R बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते एक नया कांस्टेंट K मान लिया मैंने, A2 की पावर हाफ B2 की पावर 1, ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसे लिखा जाता है किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म गिवन हो तो ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। बोलो सही है। चलो अब अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। बाकी अपनी सारी बात हो गई थी। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ हो गया था, 7 तक हो गया था अपने, 8 हो गया था, 9 हो गया था, 10 हो गया था, 11 हो गया था, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, बोला एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता, मतलब अल्फा 2 है। आपने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया है, तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा। तो मैंने अभी आपको एक इसका शॉर्ट तरीका बता दिया है। वैसे भी आपको क्या करना है, आपको सीधा ये करना है, R2/R1 जो होगा वो अल्फा की पावर डेल्टा T डिवाइड बाई 10 कर देना है। ये 2 है, ये हो गया 90 डिवाइड बाई ये 2 रेज टू दी पावर 9, मेरे हिसाब से 256 512 टाइम्स होते हैं, ये हो जाएगा 512 टाइम्स वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो 13 हो गया था। 14 नंबर सरफेस से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड है। एंजाइम उत्प्रेरण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना। ये बोला कि एंजाइम अनुकूलतम ताप पर न्यूनतम क्रियाशील होते हैं, ये गलत है। एंजाइम जो होते हैं अनुकूलतम ताप पर अधिकतम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। एंजाइम विशिष्ट क्रियाविधि वाले होते हैं, बिल्कुल। एंजाइम प्रोटोन मतलब प्रोटीन प्रकृति को होते हैं, सही है। पराबैंगनी किरणों द्वारा तथा उच्च ताप पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड इसका गलत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जाएं बराबर है, तो कौन सा सही होगा, एक बात बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 14 हो गया, 15 की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है, तो आप यहां से स्टार्ट करो, यहां पे ये दोनों पॉइंट बराबर पे आने चाहिए, तभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर आएगी। जब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर आएगी तो एक बात बताओ,
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर सेम हो गया तो डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो वो तो जीरो के बराबर आ जाएगा, तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस करोगे तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होनी चाहिए जिससे कि दर दुगनी हो जाए, ये मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, है ना, 16 की बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोला है कि किस ग्राफ के ढलान की अभिक्रिया सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित करती है। सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए अपन ने कहा था log k इज इक्वल टू होता है log ऑफ दी a माइनस ए अपॉन 2.303 r 1/t1। अगर log k वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसकी स्लोप जो आएगी उससे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। ये लो, तो ln k वर्सेस 1/t के ग्राफ से आ जाएगी। ln k वर्सेस 1/t फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 की बात हो गई थी, 26 की बात कर चुके थे, 27 28 की बात हो गई थी। ठीक है, अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ पूरा केमिकल काइनेटिक्स। इसे आप सॉल्व करें। लगभग इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने करवाए, आपको याद हो तो 50 प्लस अगर मैंने क्वेश्चन कराया तो आप इसका डबल 100 एक क्वेश्चन कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलो यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स की, स्टेट ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।